वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीटेट साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए सीटेट के रिगार्डिंग तो आप डेली हमारे चैनल पर विजिट करें। चलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं पहला क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? स्टूडेंट, यहाँ सिर्फ हम आंसर ही देखेंगे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक तो लड़का और लड़की का दोनों का जेंडर जो है उसको, और दूसरा अपनी उस धारणा को जो पुराने समय से चलती आ रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर 1 ही रहेगा। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। रूढ़िवादी शब्द मतलब रूढ़िवादी बातें कौन सी होती हैं? जो पुराने जमाने की बातें होती हैं, जो चलती आ रही होती है और अभी भी उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या प्रगति मतलब कक्षा का जो है प्रगति करना, बच्चे उसमें प्रगति करते रहते हैं। क्या होना जरूरी है? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, कि अगर अपने क्लास को आप एक ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हो उसके बच्चों को, तो क्या करना चाहिए? उसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसे मौके देने चाहिए जिसमें बच्चों का जो है वो विकास हो सके। ठीक है, तो ऐसे उनको मौके देने चाहिए। अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का यह योजना, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर नंबर 2 होगा, अधिगम के लिए। ठीक है, दूसरा आधारभूत संरचना का काम करेगी। कि अगर कोई टीचर आपको ये बोले क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे करके, तो ये आधारभूत संरचना का काम करेगी अधिगम के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो समाजीकरण का मतलब आपको पता ही है, सोशल होना। तो कौन सा कथन सही होगा? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो पहला उसका जो समाज होता है उसका परिवार होता है, और जो उसका विद्यालय है उसका दूसरा समाज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, किस पे जोर देता है? बहुबुद्धि का। इसका आंसर नंबर 3 रहेगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन कहा गया है किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, तो ये नैतिकता के विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाएगा? प्रथागत। ठीक है, कि ये प्रथा जो है वो उसको दर्शाता है, प्रथागत दर्शाता है। नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप क्वेश्चन को देखो, क्या कहना चाहता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, शब्द से यही क्लियर हो रहा है कि वो कौन से अधिगम पर महत्व पे जोर देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक में वो सांस्कृतिक उपकरणों पे जो है वो जोर देता है। तो इसका पहले 7वें का जो आंसर होगा वो फर्स्ट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, कि जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका आंसर होगा 4th। ठीक है, इसमें स्कीमा, ठीक है,
उसके बाद है मनोबंध। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संकरियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसमें विकास का मुख्य गुण क्या है? तो देखेंगे विचार, सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, तो पहली जो अवस्था है उसमें विकास का मुख्य गुण कौन सा है जीन पियाजे के? तो एक तो विचार है और दूसरा है सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को हम देख लेते हैं, आप सारे कथन अभी देखेंगे। तो सही वाला देखेंगे, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, क्योंकि विकास जो है वो किसी एक चीज से नहीं होता, जितना सीखोगे उतना वो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो बहुआयामी होता है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। ठीक है, एक ऐसी कक्षा जिसमें आपके समावेशी शिक्षा है, कक्षा जो है वो है, तो उसमें किस पे बल देना चाहिए? अधिगम के जो है बच्चों को, सबको अधिगम आए, सबको पढ़ना आए, सबको लिखना आए, जो भी एक्टिविटी सब करा रहे हैं तो उसमें उसको समान अवसर प्राप्त होने जरूरी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? इसमें जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, तो इसमें शब्दावली का प्रयोग पूछा हुआ था कि दिव्यांगजन जो है कि 2016 में जो अधिनियम इनका बना था, तो कौन सी शब्दावली इनके लिए उपयुक्त है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इस पे आप ध्यान देंगे, नहीं करना चाहिए पे, तो क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ठीक है स्टूडेंट, कि कभी भी टीचर को जब स्टूडेंट का आकलन कर रहे हों तो उसमें जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है? अपसारी चिंतन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर होगा 2, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आके देखते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ठीक है, क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। एक टीचर को जो है अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या करना चाहिए? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है ये आप देखेंगे, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देके। ठीक है, इसकी शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ठीक है, कि जो सीखने की जो अभिप्रेरणा है उसको कैसे कायम रखेंगे? तो इसका जो है आंसर होगा नंबर 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देके। ठीक है, कि इसका जो आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, शर्मिंदगी क्या है? शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, शर्मिंदगी एक बहुत ऐसी होती है स्टूडेंट की ग्रोथ को रोक सकती है, एक बच्चे की ग्रोथ को रोक सकती है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21,
निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो आंसर होगा नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो देखते हैं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो देखेंगे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब होती है? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। कोई बच्चा अगर सीखने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई आई है, तो उसका एक कारण है कि जब उसको जो सूचना मिल रही है वो टुकड़ों में प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3rd, संतुलन उत्तेजना कोई भय नहीं। ठीक है, तो कहते हैं इसकी कौन सी होगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि अधिगम की जब सीखने की जो सबसे सर्वोत्तम अवस्था जो होती है वो होती है संतुलन उत्तेजना और कोई भय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ज्ञान की संरचना में इसका आंसर आएगा नंबर 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ठीक है, योग्यता सुधार्य, इसका नंबर 1 जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे अगले वाला क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वह नियमन। ठीक है, इसका आंसर होगा स्वह नियमन। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि जब आप मूल्यांकन करो तो उसका जो है लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? किस प्रकार किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में वो आप पूछ भी सकते हो, और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। कल फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।